वेलकम टू द चैनल पेपर टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा 2011 का और इसमें हम कवर करेंगे क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, जिसको प्राइमरी स्टेज कहा जाता है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे सीडीपी कहा जाता है, इस पार्ट को कवर करेंगे। तो सीडीपी के सेक्शन को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि पेपर फर्स्ट में सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। तो सीटेट के पेपर फर्स्ट में जो है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के स्टैंडर्ड को कवर किया जाता है और इसमें सबसे पहला पार्ट आता है सीडीपी का। सीडीपी का मतलब हो जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो इसमें आपको पूरी पैडागोजी समझाई जाती है कि बच्चे को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे, टीचिंग मटेरियल क्या यूज़ करेंगे। तो ये सारे पार्ट जो है सीडीपी में कवर किए जाते हैं। देन मैथमेटिक्स आ जाती है, जिसमें से 15 नंबर आपके जो है न्यूमेरिकल पोर्शन से हो जाते हैं और 15 नंबर इसमें जो रहेंगे वो आपके सीडीपी पार्ट, पैडागोजी पार्ट से रहेंगे। तो पैडागोजी पार्ट को इसमें कवर किया जाता है। तो टोटल जो है 30 मार्क्स का सीडीपी रहता है, 30 मार्क्स के टोटल मैथ्स का पोर्शन रहता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आ जाएगा जो 30 मार्क्स का रहता है। देन लैंग्वेज फर्स्ट आएगी, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई चूज़ कर सकते हैं। संस्कृत भी ऑप्शन में रहता है। तो जो हिंदी फर्स्ट पार्ट में चूज़ करेगा वो कंपलसरी है कि इंग्लिश जो है सेकंड पार्ट में चूज़ किया करेगा। इस तरह से जो है 30-30 मार्क्स के पोर्शन हो जाते हैं लैंग्वेज के। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाते हैं 250 और 250 का ये जो है पेपर लिया जाता है सीटेट का और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम भी दिया जाता है। अभी तक कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है सीटेट में। तो आइए डिस्कस करते हैं अब सीडीपी के पार्ट को। तो इस तरह से ये पेपर आया था 2011 में। जो पेपर हुआ था 26 जून 2011 को फर्स्ट पेपर है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पार्ट को, जिसको कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से इसको जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है। तो सबसे पहली विशेषता कौन सी हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे धैर्य एवं दृढ़ता का। दूसरा ऑप्शन आ जाता है शिक्षण पद्धतियों एवं विषयों के ज्ञान में दक्षता का। देन थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता को। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक लेवल पे, प्राथमिक स्तर पर, मतलब कि फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी जो एक विशेषता हो जाती है टीचर की, वो ये रहती है कि उसमें जो है धैर्य एवं दृढ़ता होनी चाहिए। तो जब टीचर जो है पूरी तरह से काम होगा, पेशेंस होगा उसमें, तो वो बच्चे की प्रॉब्लम को सुनेगा, समझेगा और उसे सॉल्व करने के लिए जो है प्रयास करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि टीचर में धैर्य होना चाहिए और उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि एक शिक्षक है जो अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण, मतलब वो बच्चों पर किसी भी तरह का बर्डन नहीं डालता है। तो उसने कहा कि आप क्लास में कहीं भी बैठ सकते हैं। तो बच्चे एक दूसरे के साथ भी बैठते हैं और कुछ बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं, जो अकेले जो है बैठकर चुपचाप अपना अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ एक अभिभावक हैं जिनको पसंद नहीं आती है। तो एक यहाँ पे कुछ 4 स्थितियाँ दी गई हैं, जिनमें से कौन-सी सबसे बेहतर स्थिति है कि इस जो है स्थिति से बाहर आया जा सकता है। ये जो स्थिति आपके सामने बताई गई है कि एक शिक्षक जो है बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि वो क्लास में कहीं भी बैठ सकते हैं। इस तरह से बच्चे जो है कहीं भी बैठते हैं, कुछ बच्चे ग्रुप में बैठते हैं, कुछ अकेले जो है अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो इस तरह से अगर किसी अभिभावक को इसमें प्रॉब्लम है, तो वो उनको चाहिए अभिभावक को कि वो जो है शिक्षक पे विश्वास रखें पूरी तरह से और शिक्षक के साथ जो है कोई भी समस्या हो उससे जो है डिस्कस करें, उस पे चर्चा करें, ताकि शिक्षक समझ सके कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है और उसका जो है वो समाधान कर सके। इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं तथा घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो अब बच्चा इतना खुद कैपेबल है कि किसी चीज़ के बारे में सही गलत सोच सके और किसी घटनाओं के बारे में चिंतन कर सके। तो ये जो स्टेज होती है वो पियाजे के द्वारा बताया गया है कि ये स्टेज मूड संक्रियात्मक स्टेज होती है, जिसमें बच्चा जो है अपने जो है
चीज़ों को खुद परख सकता है, खुद सोच सकता है, घटनाओं के बारे में चिंतन कर सकता है, तो इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसमें जो है बच्चे की आयु रहती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की, और इसमें बच्चा जो है वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। तो जो उसके साथ होता है वो समझने लगता है, और उसमें जो है ये कह सकते हैं कि अब सेंसिबिलिटी आने लगती है बच्चे में। ये जो स्टेज होती है बच्चे की मूड संक्रियात्मक अवस्था, इसमें मनोवैज्ञानिक प्याजे के द्वारा ही ये स्टेजेस दी गई हैं, 4 स्टेजेस। तो इसमें जो है प्याजे ने बताया है कि बच्चा इस अवस्था में जो है 5 योग्यताओं को जो है विकसित हो जाता है, जिसमें पहली योग्यता होती है संरक्षण की योग्यता, दूसरी हो जाती है संख्या बोध, तो उसमें संख्या की जो है समझ आ जाती है, क्रमानुसार क्रम का जो है उसमें ज्ञान आ जाता है कि कौन सी चीज़ पहले रहेगी या कौन सी चीज़ बाद में रहेगी, उसके आकार में जो है वो क्रमानुसार लगाने लगता है। देन वर्गीकरण करने लगता है बच्चा, जो है क्लासिफ़ाई करने लगेगा चीज़ों को, उनके जो है रंग, रूप या फिर आकार के बेसिस पे। देन 5th यहाँ पे योग्यता आ जाती है कि पारंपरिक संबंध की क्षमता आ जाती है बच्चों में। तो इस तरह से प्याजे ने जो है 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है। इसमें जो है उन्होंने मूड संक्रियात्मक अवस्था में 5 योग्यताओं को बताया है। देन 4th क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। मतलब आप अगर कोई चीज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप कोई प्लानिंग करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे उस काम को करेंगे। तो ये जो हमारी सोच रहती है उसका ही मतलब होता है कि मन का मानचित्रण करना। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी ऑप्शन होता है, क्योंकि मन के मानचित्रण का संबंध होता है कि मन की जो है क्रियाशीलता पर अनुसंधान से काम करना। तो इसमें जो एक काम किया जाता है वो पूरी प्लानिंग के साथ में किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप जो है आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं, तब उस काम को एग्ज़ीक्यूट करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5th नंबर पे आ जाता है, जिसमें पूछा जा रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन-सा है? तो प्राथमिक स्तर पर अगर आप शिक्षक हैं, तो आपको क्या चाहिए कि आप कैसे जो है विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाएँगे? पहला यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि महँगाई व चमकदार जो है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। दूसरा है यहाँ पे सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करेंगे। तीसरा है कि कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। तो ये ऑप्शन सबसे सूटेबल यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, कि यहाँ पे आप कोई भी समस्या विद्यार्थियों को अगर आ रही है प्राथमिक स्तर पर, तो उसके लिए आप विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का यूज़ करेंगे। आप अपना टीचिंग मेथड चेंज करते रहेंगे, बच्चों को देखते हुए या उनकी समस्याओं को देखते हुए, ताकि बच्चे अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें और पूरा ज्ञान जो है उसमें प्राप्त कर सकें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आ जाता है कि निम्न में से कौन-सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के लिए शिक्षार्थियों में पोषण का काम क्या करता है? तो कोई ऐसी चीज़ जो उसमें जो है बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है, तो वो कौन-सी चीज़ होगी यहाँ पे, वो जानते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब ऐसे-ऐसे जो है बच्चों को अवसर देना या ऐसे-ऐसे ओकेज़न उन्हें देना, जिसमें उनकी जो प्रतिभाएँ हैं, उनकी जो स्किल्स हैं, उनका पोषण हो सके, उनको जो है दिखाने का मौका मिल सके। तो ये सबसे सूटेबल ऑप्शन हो जाता है क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, कि जब आप ऐसे अवसर बच्चों को उपलब्ध कराएँगे, जिसमें वो अपनी प्रतिभाओं को, स्किल्स को दिखा सकें, तो ये सबसे अच्छा मौका होता है कि उन्हें जो है मोटिवेट किया जा सकता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है इन सारे कामों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। 7 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन का
करना जो है आरंभ कर देता है। तार्किक चिंतन का मतलब है कि वो सारी वस्तुएं, अमूर्त संकल्पनाओं का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि वो सारी वस्तुएं जो बच्चे के सामने प्रेजेंट नहीं है तब भी वो उनके बारे में सोच पा रहा है, उसे अज्यूम कर पा रहा है, इमेजिन कर पा रहा है। तो ये जो अवस्था होती है वो हो जाती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो पीरियड होता है वो 12 साल से लेकर उसके ऊपर तक का होता है, जबकि मूर्त का जो पीरियड है वो 7 to 11 ईयर का होता है, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये आती है और इसमें बच्चा किसी चीज़ को नहीं देखता है तब भी उसके बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है, लॉजिकल थिंकिंग उसमें करने लगता है, उसके बारे में सोच पाता है, उसके अच्छे-बुरे के बारे में सोच पाता है। तो ये जो स्टेज हो जाती है वो पियाजे के द्वारा बताई गई है अपनी चौथी स्टेज में। इस तरह से आएँगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें बताया भी है उन्होंने जो है कि ये जो है 11 साल के बाद की अवस्था होती है और इसमें मूल रूप से यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों के संबंध में भी विचार करने लगता है, मतलब अपने थॉट्स को भी वो इम्पोर्टेंस देने लगता है। और इसमें बालक किसी चीज़ की अनुपस्थिति में भी, स्टिमुलस नहीं है तब भी उसकी विशेषताओं के बारे में, उपयोगिताओं के बारे में या अन्य बिंदुओं के बारे में विचार कर पाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे का जो विचार है अब परिपक्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो इसमें 4 कंडीशंस दी गई हैं। सीखना सबसे ज़्यादा सफल कब रहता है, समृद्ध कब रहता है? तो कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए, ऐसा तो नहीं है। देन सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे कि शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। देन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। देन फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को जो कक्षा में लाया जाए, तो वास्तविक दुनिया के जो उदाहरण हैं उन्हें हम कक्षा में लेकर आएँ, तब विद्यार्थी जो है उसमें एक दूसरे के साथ में चर्चा करें, अंतःक्रियाएँ करें और उसके बाद शिक्षक जो है उस प्रक्रिया को सुगमता से बच्चों को समझाए। तो इससे जो है बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस को देख पाते हैं और अपने थॉट्स को जो है कनेक्ट कर पाएंगे उसमें, और एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते हैं तो उससे भी उनको पॉइंट्स निकलते हैं। इसके बाद शिक्षक जो है उन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करे, इससे जो है सीखना समृद्ध हो सकता है। तो ये सबसे सुटेबल कंडीशन हो जाती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बताया गया है कि सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है कि सीखना जो है, लर्निंग जो है एक व्यापक प्रक्रिया होती है। देन सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, मतलब लक्ष्य पे आधारित होता है। जिस चीज़ के लिए हम लर्निंग करते हैं वो कोई ना कोई पर्पज़ होता है हमारा उसके लिए। देन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सीखने के लिए जो विशेषता नहीं माना गया है वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाता है अब, क्योंकि वही जो है ऑप्शन यहाँ पे लेफ्ट रह गया है। इसलिए डी ऑप्शन में बताया गया है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है। तो ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ शैक्षिक संस्थान ही, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही हमारे सीखने का स्थान होते हैं, जहाँ हम लर्निंग कर सकते हैं, अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चा सीखना चाहता है वो कहीं भी सीख सकता है और किसी भी शिक्षक से सीख सकता है, क्योंकि बच्चे की जो लर्निंग स्टार्ट होती है वो उसके घर से ही स्टार्ट हो जाती है, उसके माता पिता, उसके पड़ोसियों के द्वारा स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चा जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा ही वो करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए उसकी जो लर्निंग होती है वो पहले से शुरू हो चुकी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि 5वीं कक्षा में दृष्टि बाधित विद्यार्थी है, उसके लिए सबसे सुटेबल कौन सी कंडीशन है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें बताई गई है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता प्रदान की जाए, या बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि
विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार किया जाए, कि उसे मतलब ऐसा ट्रीट किया जाए कि उससे कोई भी अलग बीमारी नहीं है, कि वो दृष्टिबाधित है, ऐसा उसे बिल्कुल भी फ़ील ना कराया जाए। और उसके लिए जो है श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल हो जाता है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। उसे जो है सुनने की वाली जो है माध्यम का प्रयोग कराया जाए, सीडी जो है उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो है बच्चा सीख सके उस चीज़ को, उस जो है ज्ञान को प्राप्त कर किया जा सके, और उसके साथ बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव किया जाए, जैसे कि हर बच्चे के साथ में बिहेव किया जा रहा हो क्लासरूम में। तो उसे अलग से ट्रीट ना किया जाए कि वो दृष्टिबाधित बच्चा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आ जाता है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो बच्चे की होती हैं उसके साथ संबंध नहीं रखता है कौन सा ऑप्शन? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है बच्चों को, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो ये बच्चे की जो है मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं होती है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में से नहीं आती है। देन सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि संदिग्ध यानी कि जो है संगीत की आवश्यकता होना। देन डी है यहाँ पे सामाजिक अनुमोदन या सराहना की जो है आवश्यकता होना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि बच्चे को अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए बच्चों को जो है शारीरिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है इसके लिए, ना कि जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 12th क्वेश्चन है यहाँ पे, वह कौन सा स्थान होता है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतरीन तरीके से जो है परिभाषित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण या सभागार, या थर्ड ऑप्शन है घर, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है खेल का मैदान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है विद्यालय तथा कक्षा पर्यावरण, क्योंकि इसमें जो है बच्चे की आवश्यकताओं को समझा जाता है, तब उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। संज्ञानात्मक जो है ज्ञान का मतलब हो जाता है कि ऐसा ज्ञान जो बच्चे को जो है ज्ञान से संबंधित विकास की ओर ले जाता है, उसे जो है संज्ञानात्मक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से संबंधित जो बच्चे का विकास होता है उसे हम संज्ञानात्मक विकास की श्रेणी में रखते हैं। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को विद्यालय और एक जो है कक्षा पर्यावरण की आवश्यकता होती है, जहाँ पर उसके साथी होते हैं और उसका शिक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आ जाता है कि डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। किसे संकेत माना जाता है? तो विद्यार्थी जब जो है शिक्षक से प्रश्न करता है, तो इस चीज़ को एक संकेत माना जाता है कि बच्चा जो है पढ़ने के लिए इच्छुक है, अभिप्रेरित है शिक्षण के लिए, टीचिंग के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है कि बच्चे को अब जो है समझ में आ रहा है, जो टीचर उन्हें समझाना चाहती है वो समझ में आ रहा है, इसीलिए जो है बच्चा उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो बच्चा जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है तभी वो जो है मोटिवेटेड रहता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा तो उसे और ज्ञान में आएगा, और तब जाके वो अपने टीचर से जो है पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो पाएगा उनके आंसर से। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 14 नंबर पे क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो ये तो एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण हो गया। बी है यहाँ पे कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, तो जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में भी अगर वो थिंक कर सकता है, तो इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट चाइल्ड है। सी ऑप्शन है कि वह जो नए परिवेश में
स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो एक नए एनवायरनमेंट में भी बच्चा अगर अपने आप को ढाल पा रहा है तो वो एक बुद्धिमान बच्चा है। डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो अगर बच्चा बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है तो वो उसे बहुत जल्दी भूल जाएगा। मतलब अगर वो उस चीज़ को नहीं याद कर पा रहा है तो आगे उसको नहीं लिख सकता है। क्योंकि बुद्धिमान बच्चा है तो उस चीज़ को समझेगा, फिर जाके वो जो है जब निबंध लिखना स्टार्ट करता है तो अगर वो किसी चीज़ को रिकॉल नहीं कर पा रहा है तो वो उससे कनेक्ट कर सकता है बहुत ईज़िली। लेकिन अगर उसने रट लिया है, उस चीज़ का रिटेंशन कर लिया है, तो इसका मतलब है कि वो उस चीज़ को जब भूल जाएगा तो उसके बारे में वो नथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे, 15 नंबर पे क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये डेफ़िनेशन जो है दी गई है पियाजे के द्वारा। पियाजे ने बताया है कि बच्चे अपने सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार जो है इस दुनिया का सृजन करते हैं। तो यहाँ पे पियाजे करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे अब हम। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन वह जब विद्यालय में आती है तो काफ़ी बात करती है। ये जो पॉइंट है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो इसका मतलब है कि वो घर पे अगर बात नहीं कर रही है ज़्यादा, तो वो घर पे अनकंफर्टेबल रहती है, और स्कूल में ज़्यादा बात करती है तो इसका मतलब है कि स्कूल में जो है उसे इम्पोर्टेंस दी जाती है और वो स्कूल में कंफर्टेबल फ़ील करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में ज़्यादा मान्यता मिलती है। बच्चा तभी बात बात करेगा जब उसे ये फ़ील होगा कि उसके जो बातें हैं या उसके जो थॉट्स हैं उनको जो है वैल्यू दी जा रही है, उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, तभी वो जो है अपना कन्वर्सेशन चालू रखते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि बच्चा जो है, टीचर जब अपने बच्चे को पूरी तरह से समझ लेगा, उसकी क्षमताओं को समझ लेता है तो वो ये जान लेता है कि उसे कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, उसी के अनुसार वो उसमें सुधार कर देता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो इस उद्देश्य को पूरी तरह से पूर्ण करता है। तो आपको सीडीपी के लिए किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को समझिएगा, तभी जाके आप वहाँ पे आंसर कर पाएँगे, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन को अगर रट लेंगे तो आप सीटेट एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आंसर नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में कौन-सा रोल प्ले करती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सीखने की प्रक्रिया का मतलब है कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है उसमें मोटिवेशन हमें जो है कैसे जो है हमारे लर्निंग प्रक्रिया को इफ़ेक्ट करता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सीखना जो होता है उसके लिए अभिप्रेरण जो है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति जो है रुचि का विकास करता है। जब हम मोटिवेटेड रहते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है नई-नई चीज़ों को सीखने में, नई-नई चीज़ों को करने में। इसलिए मोटिवेशन, अभिप्रेरणा जो है वो ज़रूरी है कि हमारे इंटरेस्ट को बनाए रखे, हमारी रुचियों को बनाए रखे। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षा जो क्षेत्र है इसके लिए पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम जो है वो किस ओर संकेत करता है? करिकुलम का यहाँ पे मतलब हो जाता है कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, एक कोर्स का जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है या किसी विद्यालय का जो संपूर्ण कार्यक्रम होता है, मतलब होल एक्टिविटीज़ जो उस कोर्स के दौरान आपको कराई जाएँगी, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे हम करिकुलम या पाठ्यचर्या कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 20 नंबर पे निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति जो होती है वो मूल रूप से आधारित है। ये जो शिक्षण की मूल पद्धति है वो मूल रूप से किस पे आधारित है, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पे आधारित है। देन सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे कि
विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो छोटे बच्चों को जो खेल पद्धति कराई जाती है, उनको जो खेल-खेल में सिखाया जाता है, उससे ही उनका जो है विकास होता है और इसी से उनकी जो है वृद्धि होती है। मतलब कि इनकी ग्रोथ और इनका जो डेवलपमेंट होता है, वो इनके जो है खेल पद्धति से ही होता है। इसलिए यहाँ पे खेल पद्धति बच्चों को कराई जाती है, छोटे बच्चों को, ताकि वो खेल-खेल में ही चीज़ों को जान सकें, जानकारी रख सकें और चीज़ों को याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँगे, 21 क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो एक बच्चा है जो वो जैसे उसने जो है अपने अतीत में व्यवहार किया था, पास्ट में किया था, वैसे ही वो नई परिस्थितियों में, न्यू कंडीशंस में जो है अनुभव करता है, अपना रिस्पॉन्स करता है। तो यह किससे संबंधित है? इसका मतलब हो जाता है कि इसमें जो है, तो इसमें बच्चा सिमिलैरिटी के तौर पे जो है बिहेव करता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि सीखने का सदृश्यता का नियम। मतलब अगर आप किसी सिचुएशन में सिमिलैरिटी देखते हैं, समानता देखते हैं, तो आप पहले जैसा उस सिचुएशन में बिहेव कर किए थे, वैसे ही बिहेव जो है नई कंडीशन में करने लगते हैं। तो इस नियम को सीखने का सदृश्यता का नियम कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे कि डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि दूसरों के साथ झगड़ा करना, तो यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि अगर आप दूसरों के साथ में झगड़ा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हैं। देन सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं कि अभिव्यक्ति में नवीनता होना, ये करेक्ट है प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए। जिज्ञासा होना, ये भी करेक्ट है, डी ऑप्शन है यहाँ पे। सृजनात्मक विचार होना, क्रिएटिव जो है थिंकिंग करना, ये भी जो है प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संकेत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहाँ पे 23rd क्वेश्चन है यहाँ पे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्टूडेंट विद स्पेशल नीड के लिए जो है विशेष आवश्यकता के जो बच्चे होते हैं, उन्हें किस तरह से शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कि विशेष विद्यालयों में उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ में जो है विशेष पद्धति को विकसित किया जाना चाहिए, या विशेष जो है विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, या डी ऑप्शन है यहाँ पे कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ में ही उन्हें शिक्षा जो है प्रदान की जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ में ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को अलग ना मान सके, उनमें जो है भेदभाव की भावना ना आ सके, उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ सेग्रीगेशन हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप उन्हें सामान्य बच्चों के साथ में जो है शिक्षा प्रदान करेंगे, तो वो अपने आप जो है अभिप्रेरित रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि इसके लिए लॉ भी है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें बताया गया है कि एनसीएफ 2005 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें बताया गया कि समावेशी शिक्षा के अनुसार जो है हर एक बच्चे को, चाहे वो सामान्य बच्चा हो या विशेष बच्चा हो, उसे एक ही स्थान पे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अब 24 नंबर पे, आकलन को उपयोगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया अगर हम बना रहे हैं, तो कौन-सा जो है ऐसा पॉइंट है जिसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए या जागरूक रहना चाहिए? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है कि विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे कि शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि एजुकेशनल और नॉन को एजुकेशनल जो क्षेत्र हैं उनके, उसमें जो है बच्चे किस तरह से सीख पा रहे हैं, किस तरह से जो है सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए अनेक
तरीके ढूँढने चाहिए, कई सारे तरीके होने चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों के सीखने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। यही एक तरीका हो जाता है जिससे आप आकलन को जो है उपयोगी बना सकते हैं और रोचक बना सकते हैं। क्योंकि आकलन को उपयोगी तथा रोचक बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर पे आ जाता है डिस्लेक्सिया से। तो ये लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, डिस्लेक्सिया जो होता है, उसमें जो है डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया जो होता है वो पठन विकार से संबंधित है। मतलब इसमें जो है पढ़ने में प्रॉब्लम आती है बच्चे को, मतलब उसकी जो रीडिंग हैबिट्स है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो पठन विकार होता है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया में जो है पठन विकार होता है और इसमें बच्चा अक्षरों को नहीं पहचान पाता है, जिस कारण इसे जो है पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता-पिता जो होते हैं वो उनके लिए अग्रमुखी की जो है भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मतलब परमानेंट बच्चे को जो है मोटिवेटेड रखते हैं, प्रोत्साहित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। तो डेवलपमेंट बच्चे का कभी भी समाप्त नहीं होता है, चाहे वो अपने एज के किसी भी कंडीशन में हो। यह विचार किससे संबंधित है? तो ये कौन सा जो है प्रिंसिपल है, कौन सा सिद्धांत है जिससे संबंधित ये जो है प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट की। विकास की प्रक्रिया कभी नहीं समाप्त होती है। ये संबंधित हो जाता है यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत, मतलब लॉ ऑफ कंटिन्यूएशन जो होता है उससे संबंधित हो जाता है। विकास जो है कभी नहीं समाप्त होता है, ये जो प्रक्रिया है वो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। 28 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने दिया है? अंतःदृष्टि सिद्धांत का मतलब है कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड होता है, मतलब आप इसमें किसी भी चीज़ को करने के बाद खुद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो इसको अंतःदृष्टि सिद्धांत या इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट कहा जाता है। तो इसको किसने जो है बढ़ावा दिया है? तो यहाँ पे जीन पियाजे करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सीखने के अंतःदृष्टि जो सिद्धांत है, ओ सॉरी, इसमें जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। गेस्टाल्टवादी जो है करेक्ट है, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों में जो है कोहलर कोफ्का और वर्टिमर आते हैं और इन्होंने ही सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत पर बल दिया है, क्योंकि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे था, जिसको इन्होंने बॉक्स में बंद कर दिया था और फिर सुल्तान नाम का चिंपैंजी पूरी जो है कंडीशन को एनालिसिस करता है, पूरे जो है अपने सिचुएशन को देखता है, उसके बाद वो अपनी इनसाइट से, अपनी सोच से उस जो है सिचुएशन का, उस प्रॉब्लम का जो है हल निकालता है। तो इसे कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मतलब आप अगर इनसाइट से अपने जो है सूझ से किसी चीज़ का जो है सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं, और इसमें जो है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी जो हैं उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था एडोसेलेंस ऐसी जो है स्टेज होती है बच्चे की लाइफ की, जिसमें वो अपने पेयर ग्रुप में एक एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं। मतलब उनका जो फ्रेंड सर्कल रहता है उसमें सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्हीं की है, और वो अपने पेयर ग्रुप के अकॉर्डिंग ये जो है बिहेव करने लगते हैं, वैसे ही चलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, ड्रेसिंग सेंस उनका वैसे ही हो जाता है। इसलिए किशोरावस्था जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। किशोरावस्था को स्टेनले हल ने बताया है कि ये जो है तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 30 नंबर पे बच्चों के बौद्धिक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए
4 विशिष्ट अवस्थाएँ दी गई हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेजेस दी गई हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो ये किसने दिया है? तो यहाँ पे सबको पता है कि पियाजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी गई हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसमें जो है पियाजे ने 4 अवस्थाएँ बताई हैं, तो वो कौन-सी अवस्थाएँ हैं ये देख लेते हैं। इन 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था हो जाती है संवेदीगामक काल, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज है ये 0 से लेकर 2 साल तक की स्टेज होती है। देन पूर्व संक्रियात्मक काल आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा जाता है, जो जी 2 साल से लेकर 7 साल तक का पीरियड होता है। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक काल आता है, जो 7 से लेकर 12 साल तक का होता है और इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है यहाँ पे चौथे नंबर पे औपचारिक संक्रिया काल, जो 12 साल से लेकर 18 साल तक का पीरियड होता है। इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो इस तरह से पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, बौद्धिक विकास के लिए 4 अवस्थाएं प्रदान की थी। तो इस तरह हमने देखा कि 2011 में सीडीपी का पार्ट कैसा आया था। थैंक यू एवरीवन।